नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए भारत विश्व के लिए आशा की किरण बना हुआ है। बजट उपरांत वेबिनार में श्री मोदी ने जगत से गुणवत्तापूर्ण ध्यान केंद्रित करने के अधिक निर्माण, उत्पादन और निर्यात करने का किया आग्रह। पश्चिम एशिया में संघर्ष तेज हुआ। इजरायल ने तेहरान और बेरूत के सैन्य ठिकानों पर एक साथ हमले किए। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच एयर इंडिया की पहली उड़ान दुबई से नई दिल्ली पहुंची। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक आयोजित। आगामी 6 मार्च 2026 से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र में पेश करने हेतु ड्राफ्ट बिल को दी मंजूरी। आज विश्व वन्यजीव दिवस है। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं गृहमंत्री ने विश्व वन्यजीव दिवस के अवसर पर वन्यजीवों के संरक्षण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ विश्व के लिए आशा की किरण बना हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि तीव्र आर्थिक विकास विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने का आधार बन गया है। आज जब भारत अपनी मजबूत इकोनॉमी से पूरे विश्व की उम्मीद बना हुआ है, आज जब ग्लोबल सप्लाई चेन रीशेप हो रही है, तब अर्थव्यवस्था की तेज प्रगति विकसित भारत का भी बहुत बड़ा आधार है। हमारी दिशा स्पष्ट है, हमारा संकल्प स्पष्ट है। बिल्ड मोर, प्रोड्यूस मोर, कनेक्ट मोर और अब जरूरत है एक्सपोर्ट मोर। बजट उपरांत आयोजित वेबिनार आर्थिक विकास को सतत और सुदृढ़ बनाना को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि विश्व विश्वसनीय और लचीले निर्माण साझेदारी की तलाश में है। उन्होंने कहा है कि भारत के पास इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर है। मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, हमारे एमएसएमईज, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, इतना ही नहीं, हमारे छोटे बड़े शहर, ये अर्थव्यवस्था के पिलर्स के तौर पर दिखने में तो अलग अलग लगते हैं, लेकिन वे सभी इंटरकनेक्टेड है। जैसे मजबूत मैन्युफैक्चरिंग नए अवसर तैयार करती है और इससे निर्यात में बढ़ोतरी होती है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत ने कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं और देश के लिए अपार अवसरों के द्वार खुल गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी उद्योगों से अनुसंधान और विकास में निवेश बढ़ाने तथा गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा है कि इस मिशन का लक्ष्य देश को उन्नत बायोफार्मा अनुसंधान और विनिर्माण की अग्रणी बनाना है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ईरान पर इजरायल के हमले का समर्थन कर रहे हैं। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने बताया है कि यह दावा फर्जी है और वीडियो में डिजिटल छेड़छाड़ की गई है। इकाई द्वारा यह भी कहा गया है कि रक्षा मंत्री ने ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया। सरकार ने नागरिकों से ऐसे वीडियो से सावधान रहने का आग्रह किया है। ईरान पर इजरायल और अमेरिका के संयुक्त सैन्य हमलों के बाद पश्चिम एशिया में संघर्ष और तेज हो गया है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार इजरायल तेहरान और बेरूत में सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहा है। इजरायल की सेना आईडीएफ ने कहा है कि उसके सैनिक दक्षिणी लेबनान में सक्रिय हैं और वे हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले कर रहा है। इजरायल ने आरोप लगाया है कि हिजबुल्लाह ने ईरान की ओर से हमले किए हैं। आईडीएफ ने इजरायली हमलों में बेरूत में फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के कमांडर अबू हमजा रामी के मारे जाने की पुष्टि की है। एक अन्य हमले में इजरायल की सेना ने बेरूत में हिजबुल्लाह के खिलाफ खुफिया मुख्यालय के प्रमुख हुसैन मकलद को भी मार गिराया है। इसके अलावा अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा है कि अमेरिकी सेना ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर में कमान और नियंत्रण केंद्रों, ईरानी वायु रक्षा ढांचों, मिसाइल और ड्रोन प्रक्षेपण स्थलों पर सैन्य हवाई अड्डों पर को नष्ट कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में कमान ने कहा है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगा। संघर्ष में अब तक 6 अमेरिकी सैनिक भी मारे गए हैं। दूसरी ओर ईरान की सरकारी मीडिया ने बहरीन में एक अमेरिकी हवाई अड्डे को नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। ईरान ने सऊदी अरब में रियाद में अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन हमले किए। इस पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा।
Our objectives are clear. First, हमारे उद्देश्य स्पष्ट हैं। हम ईरान के मिसाइल ठिकानों को नष्ट कर रहे हैं और साथ ही उनकी नई मिसाइल विनिर्माण इकाइयों को भी खत्म कर रहे हैं। इसके अलावा हम उनकी नौसेना को भी पूरी तरह से नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। हम पहले ही 10 जहाजों को ध्वस्त कर चुके हैं और साथ ही हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी देश कभी भी परमाणु हथियार हासिल न कर सके। नौवहन महानिदेशालय ने बताया है कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच विदेशी नौकाओं पर तैनात 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई है और एक व्यक्ति घायल हुआ है। महानिदेशालय और प्रशासन मिलकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयास कर रहे हैं। नाविकों और उनके परिवारों को सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में 5 और 6 मार्च को होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। बोर्ड ने छात्रों और विद्यालयों को सूचित किया है कि बहरीन, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में मौजूदा स्थिति के कारण यह निर्णय लिया गया है। पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच एयर इंडिया की पहली उड़ान आज दुबई से नई दिल्ली पहुंची। एयर इंडिया ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि उड़ान में 149 यात्री और 8 क्रू सदस्य सवार थे। एयर इंडिया ने केंद्र सरकार, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय और दुबई के स्थानीय अधिकारियों को उनके सहयोग के लिए आभार प्रकट किया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में कल राज्य कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई। कैबिनेट ने अरुणाचल प्रदेश फाइनेंस एंड अकाउंट सर्विस कैडर के तहत 15 पदों के सृजन को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने पत्रकारों और मीडिया पेशेवरों के लिए एक्रेडिटेशन को आसान बनाने के लिए अरुणाचल प्रदेश प्रेस मान्यता नियम 2025 का मसौदा को मंजूरी दी। राज्य कैबिनेट ने शिक्षा विभाग से जुड़े 5 बड़े एजेंडा को भी मंजूरी दी है। कैबिनेट ने पक्के घोषणा लागू करने की रिपोर्ट 2025 भी लॉन्च की। अरुणाचल प्रदेश में 23 विभागों द्वारा जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई भी शामिल है। राज्य कैबिनेट आगामी 6 मार्च 2026 से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र में पेश करने हेतु ड्राफ्ट बिल को मंजूरी देती है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को ट्रांसफर एवं पोस्टिंग विनियमन और प्रबंधन बिल 2026, सेकेंडरी शिक्षा विभाग के तहत फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए भर्ती नियम बनाने, कॉलेज के शिक्षकों को प्रोफेसरशिप प्रदान करना, प्रिंसिपल पद के लिए भर्ती नियमों में बदलाव संशोधन नियम 2012 एवं अरुणाचल प्रदेश एवं डिप्लोमा, पीसीएम, पीसीबी और संबद्ध सीटों के आवंटन के लिए मौजूदा आरक्षण नीतियां में बदलाव करना शामिल है। आज विश्व वन्यजीव दिवस है। पेश है एक रिपोर्ट। पृथ्वी पर सभी को एक समान रूप से जीवन यापन करने का अधिकार है, चाहे फिर वो मनुष्य हों या फिर पशु। विश्व भर में मानव कल्याण के लिए तो विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाते हैं, लेकिन वन्य जीवों के संरक्षण से जुड़े प्रयास कहीं न कहीं पीछे रह जाते हैं। वन्य जीवों और वनस्पतियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए दुनिया भर में प्रतिवर्ष 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को जैव विविधता के प्रति जागरूक करना और विलुप्त होती प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रेरित करना है। वन्य जीव हमारे पर्यावरण का अभिन्न हिस्सा हैं। वे प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत सरीखे जैव विविधता संपूर्ण देश में विविध प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाई शेर और भारतीय हाथी जैसे दुर्लभ वन्य प्राणी इसमें शामिल हैं। लेकिन इन दुर्लभ प्रजातियों के सामने आज कई खतरे हैं। इनमें वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन, अवैध शिकार, प्रदूषण और शहरीकरण प्रमुख हैं। सरकार तो इन खतरों से निपटने के लिए कई कदम उठा रही है, लेकिन हम निजी स्तर पर भी इनके लिए प्रयास कर सकते हैं। विश्व वन्य जीव दिवस हमें स्मरण कराता है कि वन्य जीवों की रक्षा ही प्रकृति की रक्षा है और प्रकृति की रक्षा ही मानव जीवन की सुरक्षा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने आज विश्व वन्यजीव दिवस के अवसर पर वन्यजीवों के संरक्षण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी विश्व वन्यजीव दिवस को पृथ्वी पर अद्भुत जैव विविधता का उत्सव बताया है। दुनिया के कई क्षेत्रों में आज पूर्ण चांद ग्रहण दिखाई देगा। भारत में यह दुर्लभ खगोलीय घटना दोपहर 3:20 पर शुरू हुआ और शाम 6:47 पर समाप्त होगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।